नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं वो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसी ने आज हमें इस खबर पर माइक ऑन करने के लिए कहा है। बांग्लादेश में हालात बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के पड़ोस में बांग्लादेश को अस्थिर कौन कर रहा है। बर्निंग बांग्लादेश, ये मुनीर का आदेश है क्या? क्या पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश जले और उसकी आंच भारत तक आए? क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं और ये विरोध शेख हसीना के खिलाफ है, ये विरोध वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ है और ये विरोध भारत के भी खिलाफ है। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा देती हूं जिस पर पूरी दुनिया की नजर आज रही। आज ढाका के एयरपोर्ट पर लाखों की संख्या में कट्टरपंथी जमा हो गए और ये सब हादी के शव का इंतजार कर रहे थे। कौन है ये हादी? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बांग्लादेश में ढाका एयरपोर्ट के बाहर भीड़ जमा थी। कौन है ये हादी जिसकी मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में ये भारत विरोधी लहर शुरू हो गई? तस्वीरें जरा देखिए, दूर दूर तक आपको लोग नजर आएंगे बांग्लादेश का झंडा लेकर, लेकिन सोच कट्टरपंथी है, सोच भारत विरोधी है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा आगे उसकी बात करूंगी, अपने मेहमानों का माइक ऑन करूंगी। लेकिन ये सबसे पहले तस्वीर देखना जरूरी है। आपको बताती हूं कि ये हादी कौन है और इसका सीधा असर भारत पर क्यों पड़ेगा, भारत से क्या लिंक है। 2024 के विद्रोह के बाद हादी वहां उभरा, हसीना सरकार गिराने में शामिल ये चेहरा रहा। भारत विरोध का प्रमुख चेहरा भी यही रहा। भारत के विरोध में इसने कई पोस्ट किए और बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर को उठाने में इसका एक बड़ा रोल रहा है। 12 दिसंबर को ढाका में उसके सिर में गोली मार दी गई थी। इसके बाद उसे सिंगापुर ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब हादी की मौत के बाद वहां पर बवाल और हिंसा उठी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हादी की हत्या से किसे फायदा होगा। हादी की हत्या होगी तो उसके बाद वहां भारत विरोधी एक हुंकार होगी, तो इससे फायदा किसे है? जरा सोच लीजिए इसके बारे में, क्योंकि जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी वो बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हादी की हत्या से बांग्लादेश में लोगों के सिर पर खून सवार हो गया है। लोग हाथों में हथौड़े डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उनके निशाने पर अल्पसंख्यक है, साथ ही हर वो आवाज भी है जो बांग्लादेश की कठपुतली सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस या पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही। इसे जरा चलाइए और सुनाइए। ये लाठी डंडे हथौड़े लेकर किसका सर फोड़ने निकली है ये भीड़? जरा सोच लीजिए, क्योंकि ये लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और उनका निशाने पर कैसे वहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगी, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। लेकिन एक और तस्वीर पहले देखिए। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले हादी के समर्थक हर चौक चौराहे पर जमा हो रहे हैं और ये सिर्फ हादी के समर्थक नहीं है, ये वो हैं जो वहां भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बांग्लादेश की वो कट्टरपंथी जमात है जिसे पाकिस्तान में अपना हमदर्द दिखाई दे रहा है। सवाल है कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला है? यह सबसे बड़ा डर होगा और इसीलिए इसकी बात कर रही हूं कि इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। लेकिन इसका पूरा पाकिस्तान कनेक्शन जरा समझ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान कनेक्शन समझना जरूरी है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बांग्लादेश की, इस भीड़ को वहां सड़कों पर उतारने में क्या पाकिस्तान का मुनीर लगा हुआ है? दरअसल तख्ता पलट के बाद से ही वहां पर कट्टरपंथी ताकतें पैर पसार रही हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में आईएसआई की मौजूदगी बढ़ गई है। पिछले महीने ही ढाका पहुंचे थे पाकिस्तान के जनरल मिर्जा। दोनों देशों ने
साजिश के तहत वहां खुफिया सहयोग बढ़ाया है। ढाका पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है पाकिस्तान। जमाते इस्लामी बांग्लादेश को सत्ता में लाने की तैयारी कर रहा है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी है। 1971 में होने वाले युद्ध में भी पाकिस्तान का समर्थन इस पार्टी ने किया था। अब इसी को वापस लाना चाहता है पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में कठपुतली सरकार बनाने के मिशन पर लगा हुआ है आईएसआई, और इसीलिए सवाल है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान का मुखौटा बन रहा है? क्या फिर से बांग्लादेश को मिलाने वाला है पाकिस्तान? यह बड़ा सवाल है। आज जब मेरे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे मैं तो उनसे भी यही सवाल पूछूंगी कि मंशा क्या है। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जो सरकार है, सड़क पर भी कट्टरपंथियों का ही बोलबाला कैसे मचा है वो भी देख लीजिए। इन कट्टरपंथियों ने किस तरह से हिंदू दीपू दास को पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन दिखानी जरूरी है। बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले की ये तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए कुछ तस्वीरों को ब्लर करना पड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें ऐसी हैं कि सवाल खड़ी करती हैं। जिस वक्त दीपू दास को जिंदा जलाया जा रहा था, उस समय आप देखिए वहां खड़ी भीड़ क्या कर रही है। वो लोग जश्न मना रहे थे, अपने मोबाइल फोन से इस दिल दहला देने वाली वारदात का वीडियो बना रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के जीवन का यही मोल है, और वहां खासकर इस वक्त जो आप एक भारत विरोधी लहर भी देख रहे हैं, उसके चलते यहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे विचलित करती है यह तस्वीर कि वहां खड़े लोग जलते हुए दीपू दास को देख रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, और वो विचलित भी नहीं होते हैं। ये सवाल खड़े कर रही है किस तरह से गली गली वहां कट्टरपंथी घूम रहे हैं। उसकी एक तस्वीर और आपको दिखाती हूं। ढाका में भारतीय उच्चायोग के पास की तस्वीरें देखिए। भारतीय दूतावास पर कट्टरपंथी भीड़ ने हमला करने की कोशिश की। कट्टरपंथी जमात ने वहां बैरिकेड्स गिरा दिए, दूतावास के भीतर घुसने का प्रयास किया। ये तस्वीरें देखिए। सुरक्षा बलों ने उन्हें हाई कमीशन की बिल्डिंग से कुछ दूर पहले ही रोका, लेकिन अगर नहीं रोक पाते तो क्या होता। कट्टरपंथियों के इस हमले में 2 जवानों समेत 4 लोग घायल भी हो गए थे। भारत ने इस पर बांग्लादेश सरकार से आपत्ति दर्ज कराई, पूछा है कि ये हो क्या रहा है। ये तस्वीरें देखिए। अब आपको बताती हूं कि बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत में कैसे चिंता जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत के आगे 1971 से भी एक बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश पर विदेश मामलों की एक संसदीय कमेटी ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बांग्लादेश में इस्लामी ताकतों की वापसी का जिक्र हो रहा है। इसमें बांग्लादेश पर पाकिस्तान के बढ़ते असर की बात कही गई। रिपोर्ट में बांग्लादेश पर चीन के बढ़ते असर का भी जिक्र है। अब बांग्लादेश में बदलाव भारत के लिए चुनौती बन सकता है, यह भी रिपोर्ट कहती है। और यह भी कहा गया है कि भारत बांग्लादेश रिश्तों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह रिपोर्ट कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाली कमेटी ने बनाई है। यानी कि 71 से भी बड़ी चुनौती। 71 में मौजूदा सरकार को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने पड़े थे। अब क्या करना होगा, सवाल यह भी है। एक रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देती हूं, उसके बाद सारे मेहमानों के माइक ऑन कर रही हूं। बांग्लादेश में हिंदू को जिंदा जलाया। मीडिया पर हमला, आगजनी। बंगबंधु के घर में फिर तोड़फोड़। सड़कों पर जिहादियों का कब्जा। चारों तरफ आग और अराजकता। भारत विरोध के सबसे बड़े चेहरे और कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी के कत्ल के बाद बांग्लादेश इसी तरह से चल रहा है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट का मास्टरमाइंड शरीफ उस्मान हादी पाकिस्तान के शहर पर भारत को तोड़ने और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के सपने देखता था। लेकिन हादी मरा तो उसके पाकिस्तान परस्त गुर्गे सड़कों पर उतर आए। जिहादियों के गैंग अखबारों के दफ्तर में आग लगा रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। जिहादियों का गैंग बांग्लादेश में भारत के ठिकानों को निशाना बनाने और भारत के खिलाफ लड़ मरने की कस्में खा रहा है। शपथ ग्रहण करलाम। इनकलाब जिंदाबाद। ये
तस्वीरें देखिए, बांग्लादेश के जैसोर का बेनापोल बॉर्डर है, जहां एक भीड़ ने इकट्ठा होकर भारत के खिलाफ नारेबाजी की। इस पूरी कवायद को नाम दिया गया लॉन्ग मार्च। बित्ते भर के बांग्लादेश के लिए ये मार्च लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन पैटर्न पाकिस्तान वाला है। बांग्लादेश में बैठे पत्रकार बताते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। ये सब कुछ भारत के लिए मुश्किलें खड़े करने के लिए हो रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से तोड़ने की गीदड़ भभकियां सामने आने लगी। समझना मुश्किल नहीं है कि भारत की 7 सिस्टर्स को लेकर बांग्लादेश से उठी धमकियों के पीछे भी पाकिस्तान ही है। रावलपिंडी से धड़ाधड़ ऑर्डर जारी हो रहे हैं और बांग्लादेश में एक्टिव ISI के गुंडे मुल्क को जला रहे हैं। अब सवाल देखिए, बहुत सारे हैं, लेकिन सुलगते बांग्लादेश का असली गुनहगार कौन है? बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़कने से फायदा किसे हो रहा है? आप जरा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। एयर कॉमोडोर AS बहल मेरे साथ है, स्क्रीन पर मैं उन्हें देख सकती हूँ। हमारे साथ RSN सिंह हैं, आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशांत सरीन जी हैं, सीनियर फेलो ORF, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सलाउद्दीन शोएब चौधरी, जो कि बांग्लादेश से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुशांत जी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत पैनी नजर रखते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से जुड़ी खबरों पर। ये जो हो रही है, जो कुछ हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश में, इसके पीछे आपको नैरेटिव क्या लगता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश का सुलगना भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, ये आप 2.5-3 साल पहले जाइए जी, जब पहली खबर आनी शुरू हुई और हम लोगों को थोड़ा सा शक हुआ कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। वो ये था कि अमेरिका के अंदर जो मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी के जो लोग हैं, वो सडनली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे अमेरिका में। और अमेरिकी प्रशासन जो है उसने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी शेख हसीना की सरकार के अधिकारियों के ऊपर। और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड के या जमाती के जो जितने हैं वहाँ पर, जितनी कट्टरपंथी ताकतें, अब एक तरफ तो अमेरिका बोलता है और उनके प्रेसिडेंट आज कल भी परसों बोल रहे थे कि इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ अमेरिका बिल्कुल जलगार करने वाला है या कर रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ ये लोग फ्लर्टेशन करते हैं। लेकिन ये तब से शुरू हुआ मामला और उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि ये आप किस तरीके के लोगों के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं। तो एक तो मेरे ख्याल पाकिस्तान बाद में एंटर किया है, मेरा मानना ये है, शायद और लोगों का अलग विचार हो। जमात इस्लामी का पाकिस्तान के साथ पहले से एक मेलजोल है, एक सांठगांठ है। और जमात इस्लामी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, भारत की भी जमात इस्लामी उतनी ही गंदी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर पता नहीं कैसे चलते जा रही है और किसी ने उस पर पाबंदी नहीं लगाई। बिल्कुल। लेकिन ये जमात का जो फैक्टर था वो उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जो वहां पर तख्ता पलटा गया वो शायद अमेरिका था उसके पीछे। उसके बाद पाकिस्तान उसमें एंटर किया और जो सरकार वहां पर बनी, जैसी तैसी भी है वो सरकार, पता नहीं आप बोल भी सकते हैं या नहीं, उसने ये समझा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिल करके वही पुराना शेख हसीना की सरकार से पहले 2000 की शुरुआत में, 2000 का जो दशक था उसकी शुरुआत में जिस तरीके का एक मामला बना दिया था बांग्लादेश के अंदर कि जितनी अलगाववादी शक्तियां थी भारत के पूर्व उत्तर राज्यों की, वहां पर उनको संरक्षण देते थे, वहां से आतंकवाद प्रोत्साहित करते थे, ये तमाम चीजें हो रही थी। शेख हसीना ने आखिर पर बिल्कुल उसको खत्म किया। दोबारा से उसको किया जाए पाकिस्तान का समर्थन लेकर के, और पाकिस्तान से और समर्थन लेकर के अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको भी बढ़ाया जाए ताकि भारत को एक चुनौती दी जाए। अब पाकिस्तान की सैन्य शक्ति ऐसी कुछ नहीं है कि वो बांग्लादेश में भी आएगा और वहां पर कुछ उल्टा सीधा काम करेगा, लेकिन फिर इनको ये लगता है कि चीन को भी हम इन्वॉल्व कर देंगे। क्या चीन वहां पर इन्वॉल्व होगा, एक सवालिया निशान है। लेकिन भारत के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जिस तरीके की अस्थिरता फैल रही है, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हमारे लिए इमीडिएट है। एक, लोगों का पलायन होगा भारत की तरफ। दूसरा, जो इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें हैं वहां से आतंकवाद आएगा भारत की तरफ जी। अब इन दोनों संभालने के लिए या तो हम वही जो धूल-मूल रवैया हमारा रहता है कि अच्छा जी अगर फेंसिंग भी करनी है तो उनकी इजाजत लेके करनी है, फिर आपको थोड़ा सा सैन्य बल अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर आपने फेंसिंग रोकी तो हम आपके ऊपर फायर करेंगे।
कोई देखिए, आपने बड़ी बांग्लादेशी इंपॉर्टेंट बात कही है सुशांत जी कि ये जो इमिनेंट, जो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर जिसे हम कहते हैं, वहां से लोग अगर इधर आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है। हमने वो भी देखा है कि बॉर्डर पर पहुंचकर कैसे उन्होंने भारत विरोधी नारेबाजी की है। वो जरा तस्वीरें अगर आप चला सकते हैं तो जरा चलाइए स्क्रीन पर, क्योंकि हमारे दर्शक भी देखें, ये एक बड़ा खतरा है। लेकिन इस वक्त क्या भारत को फोकस करना पड़ेगा सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश बॉर्डर पर? कॉमोडोर बहल, मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये जिस तरह से खड़ी हो गई है पिछले कुछ दिनों में इस हादी की हत्या के बाद, और सवाल ये भी है कि इस हादी की हत्या से फायदा किसे है? वहां एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट इससे खड़ा होगा, इससे फायदा किसे है? अनिता जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको विवरण किया है। उस्मान हादी की मौत तो एक बहाना है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जलाना है, और यही एक मुद्दा जो उनके साथ है, ये आज का नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है। वो मौके की तलाश कर रहे थे और जुलाई में वो मौका उनको मिला जब वो रिजर्वेशन की आग भड़कनी शुरू हुई, और उन्होंने उसको ऐसा भड़काया पाकिस्तान ने और उसकी आईएसआई ने, क्योंकि जमात इस्लामी के लिंक्स तो रजाकार के साथ हैं। यानी कि 1971 में जहां 30 लाख बंगाली मारे गए थे और लाखों की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसमें इन्वॉल्वमेंट था जमात इस्लामी का भी, वो रजाकार के साथ थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जमात इस्लामी की फंडिंग जो है वो पाकिस्तान आईएसआई करता। आप एक मुझे 4 बिंदु पे फोकस देखिए इसका। सबसे पहला बिंदु है कि बांग्लादेश लिबरेशन के जितने भी सिंबल्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है, तभी शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी तबाह करके चलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है कि कट्टरवादी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आपको याद हो, फजलुर रहमान जो कि क्लेरिक है पाकिस्तान के, वो आए थे कुछ वीक्स पहले, तो वो मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, और उनकी जो प्राइवेट टॉक्स हुई हैं उसमें जरूर आग भड़काने की बात की गई होगी। और उस कट्टरवादी सोच को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था उस्मान हादी ने, और उसने क्या किया था कि ये जो माइनॉरिटीज हैं इनके अगेंस्ट भड़काना और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, बिकॉज हिंदू राष्ट्र की तरह देखा जाता है भारत को बांग्लादेश के अंदर। मैं वहां 3 साल रहा हूं, और उसमें जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बिल्कुल इसमें मिलना नहीं चाहते, लेकिन जमात इस्लामी उस समय 10 से 12% उसकी पॉपुलैरिटी थी। आज उसकी पॉपुलैरिटी 20 से 22 है, और ये यूनुस के आने के बाद बढ़ गई है। तो 2 चीजें पे फोकस हो रहा है, हिंदूज पे अटैक यानी कि माइनॉरिटीज पे अटैक, और दूसरी चीज जो फोकस है वो एंटी इंडिया गतिविधिज यानी कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज, या हमारे जो जितने भी इंडिया के सिंबल्स हैं वहां पे एम्बेसीज, 5 काउंसलर ऑफिस है हमारे। देखिए, आपने ये बताया कि आप वहां रहे भी हैं जी, बोलिए सर, बोलिए। एक चीज और बोलना बोलिए चाहता सर। हूं, इसमें जो ये फोकस चल रहा है ये प्रोटेस्ट का, इसमें बांग्लादेश की इकॉनमी आज बहुत बुरी तरह से पीछे चली गई है। पाकिस्तान बांग्लादेश को एक वसाल स्टेट बनाना चाहता है, और इसी वजह से आईएसआई ने ये एक्टिविटी, आईएसआई का एक सेल खोला गया था अक्टूबर के अंदर बांग्लादेश के अंदर, जो उनकी हाई कमीशन है, और आईएसआई की पूरी डेलीगेशन जनवरी में आई थी, और उसके साथ आए थे उनके मेजर, कई सारे जनरल साथ में आए थे, और ये सोची समझी स्ट्रेटजी को ग्रेजुअली सिस्टमैटिकली बांग्लादेश के अंदर उतारा जा रहा है, ताकि बांग्लादेश एक दिन वापस 1947 की स्टेज में चला जाए, यानी कि वही जिन्ना वाली स्टेज में जहां वो पाकिस्तान का एक वसाल रीजन यानी कि उसकी एक जागीर बन के रह जाए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वाकई वहां पर स्लीपर सेल्स इस तरह एक्टिव है पाकिस्तान के आईएसआई के, कि वो ये हिंसा और इस तरह की जो आगजनी जो सड़कों पर एक रैम्पेज हम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या वो हैं? सवाल ये है। मैं एक बार आरएसएन सिंह सर से पूछूंगी। सिंह साहब, आपको लग रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स आईएसआई वहां पूरी तरह एक्टिव है जो इस वक्त हम देख रहे हैं? देखिए, वहां पाकिस्तान तो हमेशा से एक्टिव रहा है। मुझे याद है जबकि मेरा भी कई बार जाना हुआ है उस देश में जी, और मैं देखता था कि जब भी बीएनपी की सरकार आती थी तो वो सरकार आईएसआई ही चलाती थी। लेकिन मैं सुशांत से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि पाकिस्तान इस वाले दौर में काफी लेट आया है। हुआ क्या है मैडम कि ये जो बांग्लादेश का जो इलाका जो है वो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बन गया है, और जियोपॉलिटिकल अखाड़ा इसलिए बना है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, बे ऑफ बंगाल
और म्यांमार में रेयर अर्थ। ऐसा नहीं है कि हम इससे अलर्ट नहीं रहे हैं। अगर हम अलर्ट नहीं रहते तो हम ये रेलवे लाइन वो मिजोरम तक नहीं ले जाते। तो एक बहुत बड़ा ये जो पॉलिटिकल अखाड़े की बात कर रहा हूं, तो शेख हसीना ने भी इसके बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि उनका एक प्लान है एक क्रिश्चियन टेरिटरी कार्व आउट करने की। यहाँ पे आप मणिपुर का भी जो ये सारे डिस्टर्बेंसेस जो वहां पे हुए हैं जी, आपको उस नजरिए से ही देखना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा सेंट मार्टिन आइलैंड का। हाँ। तीसरा जो दिस राइज ऑफ अराकान आर्मी। तो ये सारा का सारा कुछ है। और मैं पाकिस्तान हाँ। ये एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये जो एंट्री मारा है अमेरिकन ने, किसके थ्रू मारा है? यूनिस का। यूनिस जो है ये क्या मैं बताऊं, ये इंटरनेशनल माफिया भी एक तरह से कह सकते हैं। ये किसी को आप नोबेल प्राइज दे दो, किसी क्रुक को, सही बात, उसको आप की कम्युनिकेटर बना दो, वो क्या करता है, वो वेक्टर्स यूज करता है इन लोगों को, जैसे जमायते इस्लामी को और इसको स्टूडेंट्स को। आपके दर्शकों को एक और मैं बात बता दूं जी कि 71 की लड़ाई में जमायते इस्लामी ने 2 ब्रिगेड खड़े किए थे, अल शम्स ब्रिगेड और अल बदर ब्रिगेड। और आपको एक ये भी बता दूं आपको जी कि जमायते इस्लामी का जो इकोनॉमिक मसल है वो काफी मजबूत है। और सुशांत ने बिल्कुल सही कहा, उसी मसल जो को जमायते इस्लामी उठाने की कोशिश हो रही है आरएसएन साहब, उसी मसल को उठाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जो हमने देखा भी है कि वहां पर जमाते इस्लामी को एक बढ़त और एक ऐसी पैठ देने की कोशिश है जिससे कि वहां पर यूनुस सरकार और ये जो कट्टरपंथी हैं ये एक तरह से सत्ता में, पावर में रहे। मैं एक बार जरा हर्षवर्धन जी, एक बार मैं जरा दिखाना चाह रही हूं कि शेख हसीना ने क्या बोला है इस मौजूदा सिचुएशन को लेकर, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। शेख हसीना क्या कह रही? शेख हसीना ने कहा है कि पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर आग से खेल रहे हैं यूनुस, और यूनुस को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कुछ पता भी नहीं है, उन्हें नहीं पता क्या करना है। भारत हमारा भरोसेमंद पड़ोसी है, उन्होंने इस मौजूदा संकट पर बोला है। और कहा है कि बहुत कोशिशें हो रही है उकसाने की, लेकिन मैं भारत की दाद दे रही हूं कि इस तरह की उकसावे की कार्रवाई के बाद भी वो बहुत संबल दिखा रहा है, और पाकिस्तान से जो नजदीकी बढ़ा रहे हैं उससे सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा बांग्लादेश का। तो मैं एक बार जरा हर्षवर्धन जी आपसे पूछ रही हूं, भारत बहुत ज्यादा पेशेंस और संबल दिखा रहा है, ये शेख हसीना कह रही हैं। जो तस्वीरें वहां से आई हैं हम जानते हैं, उनको लेकर यहां पर एक गुस्सा जरूर दिखता है, क्योंकि जिस तरह से दीपू दास की हत्या की गई वो स्क्रीन पर आपके विजुअल्स हैं। मैं हैरान थी इन तस्वीरों को देखकर हर्षवर्धन जी। वहां एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया और लोग वीडियो बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक सोच है जो एक जिंदा, जलते हुए जिंदा व्यक्ति को देखकर सेलिब्रेट करे। देखिए सुचेता, मुझे लगता है कि इसके जो पहलू हैं उस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं, और सुशांत जी ने भी बोला, आरएसएन सिंह जी ने बोला, बहल साहब ने बोला। लेकिन एक तो ये कि अब मैं इस पर श्योर हूं कि इंडिया इस प्ले में अब शामिल हो गया है। अब वो इसको अनदेखा नहीं कर सकता। यानी अब सिर्फ इतने भर से बात नहीं बन सकती कि हमारे सदन में हमारे विदेश मंत्री बोल दें, हमारे यहाँ थोड़ी सी चर्चा हो जाए, इतने भर से अब बात नहीं बनने वाली। और ठीक है, ये बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन भला हुआ कि हादी जैसा भारत विरोधी मर गया। मैं इसको बहुत कड़ाई से कह रहा हूं कि भला हुआ कि हादी जैसा भारत विरोधी बांग्लादेश में मर गया। हिंदुओं के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं उसका बड़ा छोटा सा हिस्सा अभी वसूल हुआ है। और मैं बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूं, जमात की ताकत ने शेख हसीना को अपदस्थ किया। निश्चित तौर पर उसमें यूएस डीप स्टेट के प्ले की बात कही जाती, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आईएसआई और जमात ये मिलकर बाकायदा भारत विरोधी भावनाएं वहां तैयार कर रहे थे, नंबर 1।
नंबर 2, ये मैं इस वाले लॉजिक से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वहां के हिंदुओं को भारत आ जाना चाहिए। वहां के हिंदुओं को वहीं लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस से लेकर डिप्लोमेटिक मंचों से लेकर, और अगर अभी तो थोड़ा ट्रंप साहब उखड़े हुए हैं, उनका ईगो मसाजिंग नहीं हो पा रही है, उनका अपना जो नोबेल पीस का सपना है वो पूरा नहीं हुआ है। अब उनको जरा ये भी सोचना चाहिए कि यूनुस जैसे आदमी को मिला हुआ है नोबेल पीस प्राइज, क्या उसके चक्कर में पड़े हुए हो अमेरिका के राष्ट्रपति हो। लेकिन आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि वो तो हमारे फ्रेंड मोदी को मैंने दे दिया, वो हैंडल करेंगे। कुल मिलाकर ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से ये मामला इतना आगे बढ़ा, और शेख हसीना शायद उस खतरे को भांप नहीं पाएंगी जो उनको लग रहा था कि हम लगातार जीतते जा रहे हैं, अपोजिशन पार्टी ने बायकॉट कर दिया है, उसको समझ नहीं पाए। मुझे लगता है कि भारत को इस प्ले में ठीक से आने की जरूरत है, इंटरनेशनल फोरम्स पर अपने जितने भी उनके टूल्स हैं उस सब का इस्तेमाल करने की जरूरत है, और बांग्लादेश में शेख हसीना से स्ट्रॉन्ग एसेट आज भी किसी के पास नहीं है। स्टिल शी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल, इसलिए आप सही ये है। मत समझिए कि शेख हसीना यहां यूं ही है। शेख हसीना को शेल्टर देना एक हमारा लंबा रिश्ता है। दूसरा, बांग्लादेश में हमारे लिए कुछ बेहतर रहे उसके लिए भी जरूरी है। बांग्लादेश में एक बड़ा वर्ग है जो खड़ा हो रहा है फिर से और कह रहा है कि शेख हसीना ही इस देश को पटरी पर ला सकती हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए, और निश्चित तौर पर भारत सरकार को अब थोड़ा और कड़ाई से स्टेटमेंट के भी जरिए जो डिप्लोमेटिक मूव्स होते हैं और जो दूसरे टूल्स होते हैं जो दिखते कम हैं मार ज्यादा करते हैं, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल खरा आपने बोला है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी होगा क्योंकि भारत को अब इमीडिएट स्टेप्स उठाने होंगे। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सारा डिप्लोमेटिक एफर्ट छोड़ दीजिए, आपको अब पूरा फोकस अपना बांग्लादेश पर करना होगा। दिस इज द क्लियर प्रेजेंट डेंजर राइट नाउ। मैं इस पर वापस आऊं उससे पहले बता दूं कि सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जरा मैं उनसे उनके पास जाना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, शोएब जी मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और ये कौन करा रहा है, वहां चर्चाएं क्या चल रही? बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा जी। देखिए, बांग्लादेश में क्यों आग लगी है, क्यों ऐसे हिंसा फैला रहा है, इससे बड़े जो सवाल है ये कौन कर रहा है। हाँ। बांग्लादेश में देखिए, कल सारे रात तक जो चीज़ हुआ, ये हम 1971 की 25 मार्च को पाकिस्तानी ने जो ऑपरेशन सार्चलाइट की थी उसी वक्त ऐसे हालत देखा कि चुन चुन के न्यूज़पेपर ऑफिस में अटैक हो गई, बंगबंधु के हाउस में अटैक हो गई, छायानट में अटैक हो गई, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में अटैक होने की कोशिश की, एक हिंदू को जिंदा जला दिया, बिल्कुल मार दी। मगर सबसे बड़ी जो बात है चित्रा जी कि रात को 1:30 बजे ये अटैकर्स को बुलडोजर कहाँ से मिला? बुलडोजर तो सरकारी होता है। तो ये पूरे अटैक वाज ऑर्केस्ट्रेटेड एंड प्लान, ये यूनुस ने ही किया, ये तानाशाही ने किया, क्योंकि आप कह रहे ये इसको एक बहाना बना के फरवरी 12 तारीख के जो चुनाव की बात कर रहे इसको टाल देगा और ये यूनुस तक चुनाव टाल दे। आप ये कह रहे हैं कि यूनुस ही वहां पर इस हिंसा के पीछे है, वो ही भड़का रहे हैं ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट, ये सब कुछ उनका कराया हुआ? यूनुस तो आप जानते हैं, यूनुस जब आए बांग्लादेश में, आने से पहले ही उसने कह दी कि वो 7 सिस्टर्स को तोड़ना चाहते थे, आपको याद है शायद। तो यूनुस तो ऑलवेज यूनुस भारत विरोधी थे, और अभी क्या इनके मंशा है। सबसे बड़ी जो डेंजरस बात है कि कल जब हादी के जनाजा होगा जी, उसमें लाखों लोग होगा। हाँ। हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो उसी जनाजे की जो कांग्रीगेशन है लाखों लोगों के सामने ये छात्र लोग कल से ही ये सरकार को रेवोल्यूशनरी सरकार घोषणा करने की नहीं बड़ी बात अरेंजमेंट में है, और यूनुस को घोषणा करेगा सुप्रीम लीडर। आप बड़ी बात कह रहे हैं शोएब जी। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, शोएब चौधरी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कल यूनुस को सुप्रीम लीडर घोषित कर देंगे, यानी जब ये हादी का जनाजा होगा, हिंसा के पीछे क्या यही मंशा थी कि वो सुप्रीम लीडर घोषित हो जाए? जनाजा में जो लाखों लोग होगा वहां से ही ये सरकार को डिक्लेयर करेगा रेवोल्यूशनरी सरकार, और यूनुस को सुप्रीम लीडर, मीनिंग यूनुस कल से बन जाएगा आयतुल्ला बांग्लादेश की, और बांग्लादेश बन जाएगा खिलाफत राष्ट्र।
सो ये सबसे बड़ी बात है। जो तोड़फोड़ हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, ये कल की ये सिचुएशन के लिए जो प्रील्यूड चल रहा है अभी। मैं एक चीज और से आपसे जरूर पूछूंगी, इस हिंसा में पाकिस्तान का कितना हाथ है? आप लोगों को क्या लगता है वहां बांग्लादेश में? पाकिस्तान का कितना हाथ है? पाकिस्तान की पूरी हाथ है, क्योंकि यूनुस खुद पाकिस्तान की कठपुतली है और 54 सालों के बाद पाकिस्तान को एक मौका मिला बांग्लादेश में ये सब करने की। तो पाकिस्तान अभी कोशिश में है बांग्लादेश को फिर से पूर्व पाकिस्तान बनाने की, और वो एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं मोहम्मद यूनुस और इसके जो एडवाइजर से सब। देखिए, मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। शोएब जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कितना हाथ है, सुशांत जी अगर मैं आपसे पूछूं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कितना नहीं, सारा का सारा हाथ ही पाकिस्तान का इस हिंसा के पीछे, और यूनुस वहां सत्ता में बने रहे, खेल सारा यही है। डू यू एग्री? देखिए, काफी हद तक मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि लगता तो यही है कि ये जो सारा का सारा जो तामझाम हुआ है पिछले चंद दिनों में, पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर, उसका एम ही ये है कि जो चुनाव इन्होंने फरवरी 14 को रखे हुए हैं उसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि यूनुस नहीं करते थे चुनाव फरवरी, वो तो चाह रहे थे कि बाद में हो, अगर हो। कई लोग उसमें से ये भी कह रहे थे कुछ और वर्ष इस सरकार को रहने दिया जाए, उसके बाद चुनाव हो, जब तक ये यूनुस जितने हैं अपनी कब्र में ना चले जाए तब तक चुनाव ना करवाएं हम। लेकिन वो फौज ने देखा कि भाई बड़ा उबाल आ रहा है, तो इसलिए फौज ने काफी इंसिस्ट करके बोला कि भाई आप फरवरी में चुनाव करवाइए। तो अब अगर हाथ खराब हो जाते हैं तो चुनाव फिर ऑब्वियसली आपको स्थगित करने पड़ेंगे। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ते जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान का एक तबका था बांग्लादेश में 1971 के बाद से है, उससे पहले तो था ही, उसके बाद भी एक तबका रहा जो एक इस्लामी कट्टरपंथ, जो बिल्कुल फैनेटिकल, जो जिसको आप बोलते हैं, लोग थे जो पाकिस्तान को अपना माई बाप समझते थे। और वो जमात इस्लामी वाले खास तौर पर थे। बीएनपी वाले जो थोड़ा बहुत उनसे सांठ-गांठ करते थे पाकिस्तान के साथ, वो राजनीतिक कारणों से करते थे, लेकिन जमातिये जितने थे या जितने बाकी ये इस्लामी कट्टरपंथ ताकतें थी, ये वहां से प्रोत्साहन भी ले रही थी, पैसा भी ले रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। तो पाकिस्तान का एक था तो सही एक हस्तक्षेप, लेकिन आप देखिए, हमको ना अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश में बहुत बड़ा ऐसा है जो उपद्रव कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसका विरोध करता है और जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन वो सड़कों में नहीं है। दूसरी चीज ये कि हमको ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारे साइंस होते हैं। जब भारत और बांग्लादेश का मैच होता था जी, अक्सर हमने देखा था कि एक बड़ा तबका बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का समर्थन करता था, भारत का नहीं। दोस्त हम थे उनके, मदद हम करते थे उनकी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते थे, लेकिन यूटी बोलती थी पाकिस्तान की। खास तौर पर ये जो स्टूडेंट भी कैसे है यार, इनको कोई नौकरी नहीं देगा, ये चपड़ासी और जमादार बनने के लायक नहीं है। ये जितने जो स्टूडेंट घूम रहे हैं, इनकी आप भाषा सुन लीजिए, इनके विचार सुन लीजिए, ये दुनिया में कहीं पे जाने के लायक नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है, ये एब्सोल्युटली नालायक लोग हैं और यही कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं। तो ये मैं इनको स्टूडेंट नहीं मानता। तीसरी चीज ये कि जो क्रांति का बड़ा जो एक चाव होता है ना लोगों में, बड़ा रोमांस होता है क्रांति के साथ। क्रांति अपने साथ जिस तरीके का तहस नहस लेकर के आती है, जो उपद्रव लेकर के आती है, उससे फिर कोई बचा नहीं रह सकता। अब जो 2 या 3 मीडिया हाउसेस को अटैक किया कर, ये कौन थे मीडिया हाउसेस? ये वो थे जो इनका समर्थन कर रहे थे। हमारे यहां पर जो अब बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी जो बड़ी बोल रही है ना कि भारत में भी ऐसा होगा, फिर ये याद रखिए कि जैसे ये वाले न्यूज़पेपर ऑफिसेज बांग्लादेश में जले हैं ना, तो फिर आपके भी पार्टी ऑफिस और घर जलेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सुशांत जी। मुझे लगता है ये आपकी जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को कहीं भी किया जा सकता है सत्ता से बेदखल करने के लिए, लेकिन इट इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। जी कई बार कोशिश कर चुके हैं, अभी तक विफल रहे हैं। एससीए के प्रोटेस्ट से लेकर के मैं आपको 10 और प्रोटेस्ट गिनवा दूंगा जो इन्होंने बहुत कोशिश की कि भारत में आग लग जाए। Exactly. वो अभी तक तो
ठीक है ना, भगवान की दया है कि अभी तक नहीं लगी। नहीं, और लेकिन कोशिश हो हाँ, और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, नेपाल से तस्वीरें आती है तो नेपाल जैसी तस्वीर बनाने की बात हो जाती है, पाकिस्तान से आती है। हर्षवर्धन जी, अगर ये तस्वीर बांग्लादेश से आती है तो बांग्लादेश जैसी तस्वीर बनाने की बात हो जाती है। ये जो एक तस्वीर दूर से देखकर यहाँ पर अपदस्त करने की एक मंशा है, उन्हें याद रखना चाहिए। बिल्कुल सुशांत जी ने कहा, जो लोग सड़कों पर उतरे ना उनका भविष्य बचेगा ना देश का भविष्य बचेगा, और ये सबको पता है। देखिए सुचेता जी, ये काम यहाँ 2011 ऑनवर्ड्स हो गया। 2011 से 14 में वंशवादियों, भ्रष्टाचारियों, जो एक तरह के लोग सत्ता का तंत्र चलाते थे, उनको ध्वस्त कर दिया। और सबको याद होगा, उस आंदोलन को कवर करते हुए भी, देखते हुए भी हर कोई चला रहा था। कॉरपोरेट चले आ रहे थे, लड़के लड़कियां चले आ रहे थे, छात्र चले आ रहे थे, बुजुर्ग चले आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भारत का आंदोलन हिंसक नहीं होता है। यस, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी जिसने कहा था कि बंदूक की गोली से क्रांति निकलती है, लेकिन भारत ने उसे खारिज कर दिया। हमारे देश का नौजवान भी सड़कों पर उतरता है तो इस तरह की हिंसा नहीं करता। वो ढाका, कोलंबो, काठमांडू नहीं बनने देता है। वो अपने देश की संसद को आग नहीं लगाता है। वो अपने देश में इस तरह के जो अराजकता है वो नहीं फैलाता। किसान आंदोलन के दौरान भी करने की कोशिश हुई, तब भी पूरी सफलता नहीं मिली थी। ये हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत है, सफलता नहीं मिलने वाली। लेकिन बांग्लादेश जो आप चल रहा है ना, द बर्निंग बांग्लादेश, उसकी आंच हमें भी जला रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको वो सारे एसेट्स एक्टिवेट करने होंगे, सारे टूल्स एक्टिवेट करने होंगे। बांग्लादेश में बड़ा ऑपरेशन करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। अब इसमें संकोच करने का समय नहीं है, क्योंकि नहीं, क्या ये ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन कैसा होगा हर्षवर्धन जी, ये भी तो समझना पड़ेगा। क्या भारत बांग्लादेश में एक ऑपरेशन कर सकता है? क्या वो समय आ गया है कि ऑपरेशन अब करना होगा? वो ऑपरेशन किस शक्ल में होगा? मैं जरा एक बार बड़ी खबर बता दूं जो हमारे पास आ रही है अभी, कि ढाका की हिंसा पर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री का बयान आया। वो कह रहे हैं कि ISIS का झंडा लहरा रहे थे हमलावर। धान मंडी 32 के हमले के दौरान ISIS का ये झंडा देखा गया और दंगाइयों ने किस तरह से ISIS के झंडे वहां पर लहराकर ही मुजीबुर रहमान का घर भी जला दिया, ये भी बोला उन्होंने। अब ये आप सोचिए जरा कि बांग्लादेश में ISIS के झंडे लहराए जा रहे थे। इसको किस तरह से देखेंगे, कैसे जोड़ेंगे? मैं एक बार एयर कॉमोडोर बहल आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जो बात हर्षवर्धन जी ने कही कि बांग्लादेश में एक ऑपरेशन करने की जरूरत है, वो ऑपरेशन कैसा हो सकता है, किस तरह से किया जा सकता है? देखिए सुचारिता जी, मैं मिलिट्री ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा या रेकमेंड करूंगा। हाँ। क्योंकि उनकी भी आर्मी कोई इतनी छोटी आर्मी नहीं है। 2,04,000 की आर्मी है, 10 कोर है। नहीं, पर वो शायद फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वो शायद इस वक्त कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस की भी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं, हर्षवर्धन जी बेटर बताएंगे। यहीं पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भारत को ना मिलिट्री ना कोवर्ट एक्शन, ये दोनों नहीं करने चाहिए इस समय। हमें डिप्लोमेटिक एक्शन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अब इमीडिएटली प्रपोजल डालना चाहिए। और ये जो डिप्लोमेटिक एक्शंस है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। वापस से हाई कमिश्नर जो दिल्ली में है उसको बुला के क्लियरली वार्न करना चाहिए कि हमारा अगर एक भी एम्प्लॉय कहीं पे भी इंजर्ड होता है तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देंगे। क्योंकि जो एम्बेसी है भारत की, 5 एम्बेसी, मतलब एम्बेसी एक ही है लेकिन उसके 5 काउंसलर ऑफिस है, ढाका, चट्टग्राम, राजशाही और खुलना और एक और जगह के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन सब की प्रोटेक्शन हम नहीं कर सकते यहाँ से। और नेक्स्ट 2 दिन बहुत ही क्रिटिकल होंगे, क्योंकि ये जो लाखों की भीड़ की बात कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इलेक्शन में ये इंडिपेंडेंट आ रहे थे, उस्मान हादी, वो किसी पार्टी के साथ नहीं थे। बीएनपी की इस समय भी 30% वोट पॉपुलैरिटी है, 20% है जमात इस्लामी की। अवामी लीग को उन्होंने बैन करके रखा हुआ है। अवामी लीग की इस समय थोड़ी गिरी हुई है, क्योंकि ये जो हिंसाएं हुई हैं लास्ट 1.5 साल के अंदर, तो ये 12 से वापस 18% पे आ गई है। यानी कि वापस लोग अवामी लीग को चाहते हैं और बढ़ती जा रही है वो पॉपुलैरिटी, क्योंकि विक्टिम की तरह उन अवामी लीग को देखा जा रहा है। अब आखिरी चीज मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ कि
जो भी ये सिचुएशन हुई है इसमें या तो बीएनपी पाकिस्तान एनकरेज या फिर जमात इस्लामी जिसकी फंडिंग आईएसआई करता है, हाँ। उन दोनों में से किसी ने मरवाया है इसको। ये चीज कभी बाहर निकल के नहीं आएगी। और अगर यूनुस चाहता तो इन सबको रोक सकता था। कैसे रोक सकता नहीं, देखिए ये तो जब इसको गोली लगी और वो सिंगापुर गए क्रिटिकल कंडीशन में, उसको मालूम था कि ये मारे जाएंगे। देखिए ये बात तो बहुत पहले ये बात कही जा रही है एकोमोडोर कि क्या ये पाकिस्तान का कराया है, ये उन ताकतों का कराया है जिन्होंने ये सोचा कि अगर हादी की हत्या होती है, उसकी मौत हो जाती है, तो वहां पर क्योंकि वो एक एंटी इंडिया नैरेटिव चलाता था तो भारत के खिलाफ ये गुस्सा उतरेगा, तो इसीलिए बहुत सोच समझकर ये किया गया। इसके पीछे कई तरह की थ्योरीज हैं, लेकिन उन थ्योरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब होगा क्या। सवाल ये है, मैं एक बार शोएब जी के पास जा रही हूं, उनसे एक सवाल जरूर पूछूंगी कि क्या पाकिस्तान में फिर से मिल सकता है बांग्लादेश? क्या ये वाली जो थ्योरी कुछ लोग प्रपोज कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान वहां पर सब कुछ कर रहा है और वो चाहता है कि उसका एक धड़ा बांग्लादेश का एक धड़ा पाकिस्तान से मिल जाए, क्या ये मुमकिन है कभी भी? नहीं मिल सकता है। मैंने कहा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को फिर से पूर्व पाकिस्तान बनाने के लिए, मगर आपको एक चीज याद दिलवाना चाहता हूं मैं कि आप सड़कों में जो इस्लामियों को, जिहादियों को देख रहे हैं, इनके परसेंटेज है हमारे 18 करोड़ में सिर्फ 6% और यूनुस की सपोर्ट बेस है 0.02%। 18 करोड़ बंगाली यूनुस के साथ है नहीं, तो पाकिस्तान नहीं है। देखिए शोएब जी, जो बात आप कह रहे हैं कि 18 करोड़ बंगाली यूनुस के साथ नहीं है, तो जरूरी ये है कि वो बाहर निकले और अपनी बात रखे। ये जरूरी हो गया है क्योंकि यहां पर वरना जो ये कट्टरपंथी सड़क पर उतरे हैं, ये खुद का भी भविष्य खराब कर रहे हैं और देश को भी चौपट कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।